26 अप्रैल से 3 हुई। इस सप्ताह ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव ने कूटनीतिक प्रयासों, सैन्य गतिविधियों और आर्थिक दबावों के जटिल मिश्रण को सामने रखा। इस दौरान संघर्ष विराम की कोशिशों के बावजूद क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ते दिखाई दिए। 26 अप्रैल, अमेरिका ने दावा किया कि उसे ईरान की ओर से एक नया शांति प्रस्ताव मिला था, जिसे पहले ही अस्वीकार कर दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि देश दबाव या नाकेबंदी के तहत बातचीत नहीं करेगा और वार्ता से पहले अमेरिका को अपने ऑपरेशनल अवरोध, विशेषकर बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी, हटानी होगी। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ क्षेत्रीय स्थिति और युद्ध विराम पर चर्चा की। सैन्य स्तर पर अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान से जुड़े एक जहाज को रोकने की जानकारी दी, जो ईरानी तेल और गैस उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचा रहा था। ईरान ने जैश अल अदल से जुड़े एक व्यक्ति को सुरक्षा बलों पर हमलों के आरोप में मृत्युदंड दिया। अमेरिका में ट्रंप ने वार्ता रद्द करने का कारण अपर्याप्त प्रस्ताव और अधिक खर्च बताया। साथ ही यह भी कहा कि ईरान के नेतृत्व में अव्यवस्था और आंतरिक मतभेद हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि वार्ता के लिए पहल ईरान को ही करनी होगी। लेबनान मोर्चे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के आदेश दिए, जिससे 3 सप्ताह के युद्ध विराम पर दबाव बढ़ा। 27 अप्रैल, ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए। विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस पहुंचे, जहां वे क्षेत्रीय स्थिति और संघर्ष पर चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुई बातचीत सार्थक रही और इसमें अमेरिका के साथ वार्ता आगे बढ़ाने की शर्तों पर विचार किया गया। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ स्तर की बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। तनाव के प्रमुख मुद्दों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक पहुंच शामिल है, जिस पर ईरान का प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्पष्ट किया कि हॉर्मूज पर नियंत्रण उसकी रणनीति का हिस्सा है और उसे हटाने का कोई इरादा नहीं है। इसी बीच लेबनान मोर्चे पर संघर्ष बढ़ा, जहां इजरायली हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत और 37 घायल होने की खबर है, जिससे युद्ध विराम पर दबाव बढ़ा है। 28 अप्रैल, ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ईरान के शांति प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य युद्ध को रोकना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलना है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात कर संकेत दिया कि तेहरान अमेरिका के साथ वार्ता फिर शुरू करने पर विचार कर रहा है, हालांकि अभी स्थिति गतिरोध में है। इस बीच कई देशों और एंटोनियो गुटेरेस ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को तुरंत खोलने की मांग की है। ईरान ने अमेरिका पर वार्ता विफल करने का आरोप लगाया और तेल टैंकरों की जब्ती को समुद्री डकैती बताया। साथ ही इस मार्ग पर सैन्य नियंत्रण की योजना भी जताई। खाड़ी देशों ने ईरान के प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक संदेश दिए हैं, जिससे कूटनीतिक समाधान की संभावना बनी हुई है। इजराइल लेबनान मोर्चे पर तनाव जारी है। एक इजरायली सैनिक की मौत हुई है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के पास अब केवल लगभग 10% हथियार बचे हैं, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। 29 अप्रैल, ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि 6 सप्ताह के युद्ध में ईरानी वायुसेना ने 170 से अधिक दुश्मन विमानों को निशाना बनाया और अमेरिकी रक्षा प्रणाली को भेदने में सफलता पाई। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी हमले का और भी कठोर जवाब दिया जाएगा। कूटनीतिक मोर्चे पर ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर की आलोचना की, जबकि यमन के हुतीस ने ईरान का समर्थन करते हुए लाल सागर के महत्वपूर्ण मार्ग बैब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा है।
यूएई ने लगभग 60 साल बाद ओपीईसी छोड़ने का ऐलान किया, जबकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान की तेल आय और आर्थिक नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने का दावा किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है। हालांकि अमेरिका परमाणु वार्ता टालने के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं दिख रहा, इससे स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। इस बीच ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 34% तक पहुंच गई है। इजराइल में आंतरिक विरोध भी देखने को मिला, जहां भर्ती कॉन्स्क्रिप्शन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारी के घर पर हमला किया। लेबनान में इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हुई, जबकि हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं, जिससे संघर्ष विराम की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। 30 अप्रैल ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नाकेबंदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताते हुए इसे असफल करार दिया, जबकि संसद अध्यक्ष ने कहा कि इससे तेल उत्पादन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। इसके विपरीत अमेरिका नाकेबंदी को और लंबा करने की तैयारी में है और अब तक इस युद्ध की लागत लगभग $32 अरब तक पहुंच चुकी है। इसी बीच पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत में संघर्ष विराम बनाए रखने पर जोर दिया गया। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर से कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि लेबनान में जारी हमलों की वर्तमान राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कड़ी निंदा की। लेबनान में जारी राष्ट्रपति जोसेफ कौन किसका राष्ट्रपति? लेबनान लेबनान का क्रिश्चियन है। 1 मई तेहरान में ड्रोन और छोटे विमानों के खतरे के बीच ईरान की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की गई। विश्लेषकों का मानना है कि वर्षों से कड़े प्रतिबंध झेलने के कारण ईरान ऐसी आर्थिक और सैन्य दबाव की स्थितियों के लिए पहले से तैयार है, जिससे मौजूदा नाकेबंदी का असर सीमित रह सकता है। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की चेतावनी दी। लेबनान में संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हुई, जबकि एक ड्रोन हमले में 2 इजरायली सैनिक घायल हुए। कूटनीतिक स्तर पर गतिरोध बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार सैन्य और आर्थिक दबाव के बावजूद ईरान को तुरंत वार्ता के लिए मजबूर करना कठिन है। हालांकि बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव भविष्य में बातचीत की संभावना को बनाए रखे हुए है। अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच वार्ता की अपील की है। इस बीच ट्रंप ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर युद्ध फिर से शुरू किया जा सकता है, भले ही फिलहाल संघर्ष विराम लागू है। खाड़ी क्षेत्र में यूएई ने अपने नागरिकों को ईरान, लेबनान और इराक छोड़ने की सलाह दी है। वहीं अमेरिका में युद्ध के दौरान नागरिक हताहतों को लेकर आलोचना बढ़ रही है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक 1700 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिससे सैन्य कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 2 मई ईरान में जानजान प्रांत में बारूदी अवशेष अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस निष्क्रिय करते समय 14 सैनिकों की मौत हो गई। इसी बीच देश के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खमेनी ने जनता से आर्थिक युद्ध लड़ने का आह्वान किया, जबकि आईआरजीसी नौसेना ने अपने तटीय जल क्षेत्र में नए नियम लागू करने की घोषणा की। कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात से जुड़े संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिन्हें चीन ने एकतरफा और अवैध बताया। साथ ही अमेरिका ने मध्य पूर्व के सहयोगी देशों को अरबों डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी दी। अमेरिका में ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर असंतोष जताया। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्ष सम्मान बचाते हुए युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान में सैन्य गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका ने
नए आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। सैन्य मोर्चे पर अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व से लौट गया। हालांकि अन्य पोत अभी भी क्षेत्र में तैनात हैं, जिससे अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बनी हुई है। लेबनान में संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं। हमलों में कई लोगों की मौत हुई। तीन हम्म 3 मई हम्म ईरान ने संघर्ष विराम बढ़ाने के बजाय युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने पर जोर दिया है। तास्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार तेहरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव में अमेरिकी प्रतिबंध हटाने, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने, जमी हुई संपत्तियों की वापसी और क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की वापसी जैसी मांगें शामिल हैं। वहीं आईआरजीसी ने संकेत दिया कि युद्ध दोबारा शुरू होने की संभावना बनी हुई है। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व के सहयोगी देशों को 8.6 अरब डॉलर के सैन्य सौदों की को मंजूरी दी है और ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर विचार करते हुए चेतावनी दी कि गलत दिशा होने पर हमले फिर शुरू हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका हॉर्म्यूज क्षेत्र में समुद्री आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर ईरान ने नाकेबंदी के बावजूद तेल निर्यात जारी रखा है, जबकि क्षेत्रीय व्यापार मार्गों में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लेबनान में संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल के व्यापक हवाई हमलों के में दर्जनों लोगों की मौत हुई है और कई क्षेत्रों में लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी गई है। धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर भी आलोचना बढ़ रही है। इस बीच ईरान, अमेरिका, इजराइल हमलों में निष्क्रिय अनएक्सप्लोडेड मिसाइलों और बमों का विश्लेषण कर उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान द्वारा ईरान के लिए स्थलीय व्यापार मार्ग खोले जाने और चीन जैसे देशों द्वारा ईरानी तेल की खरीद जारी रहने से प्रतिबंधों का असर सीमित होता दिख रहा है। साथ ही संघर्ष विराम के बावजूद लगातार हमलों से इसकी स्थिरता पर सवाल बने हुए हैं और यह संघर्ष हिजबुल्लाह व हुतीज जैसे प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक जटिल होता जा रहा है। किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम कल किया है और दूसरी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो न्यूट्रल कंट्रीज है तो ये जो है यूएस वॉरशिप्स उनको असिस्ट करेगी टू पास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर ईरान में से कुछ भी करता है या अटैक करता कुछ तो ट्रम्प ने कहा कि ट्रिगर दबा देगा, ट्रिगर दबा देगा, इट विल अटैक इरान। तो वो सेफ पैसेज देगा टू मेनी स्टेट्स। शुरू हो गया, शुरू हो गई। शुरू हो ईरान अटैक करने की हिम्मत करेगा क्या? तो आज है, अभी सुनते रहे आज कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन एक शिप में क्या है कह रहे 15-20 शिप्स तो पास हो गए। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से उसमें ये एक मेजर स्टेप। हाँ जी, अगर तुमने अटैक किया तो हम तेरे पर अटैक करेंगे। हाँ, और शिप्स को हाँ? क्रॉस करवाना है, टैंकर्स काफी। हाँ, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? ये पैसे ले रहा था ईरान, फिर कर रहा था, तो बोले हम पैसे कराएंगे तो पैसा लगेगा नहीं, ईरान ले नहीं सकता था। उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि ईरान पे जो प्रतिबंध लगाए ना वो तो आर्थिक चीजें हैं, और अगर वो उससे और उससे पास होने वालों से टोल लेने लग जाए तो उसके तो खूब पैसे आ जाएंगे। ईरान को दिक्कत क्या है, तो वो बंद करने की बात, इसलिए ये किया। मेन बात ये है कि हम पास करवा देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, ईरान ले नहीं सकता, और लेने की कोशिश किया तो उस पर हमला करते हैं। बात यही है ना। अब ईरान की तकलीफ होगी मन में, फिर उनको टोल कौन देगा? जब ये टोल फ्री पास कराए तो उसको टोल कौन देगा? कोई देगा नहीं, क्यों देगा उसके पैसे? नहीं ज्यादा है। कुछ किससे कितने लिए थे? 2 मिलियन तो करीब 19 करोड़ रुपए हुए।
मतलब 18 करोड़, ज्यादा नहीं है, बताती है। मिक्स नोट में बात तो रुपये में मिक्स नोट ऐसा बताया चेक करना पड़ेगा। रुपये में मिक्स नोट अब वो उसको कौन देगा? अगर आप फ्री में पास कराए तो 20 करोड़ कोई को दुख से थोड़ी दे देंगे। अब इसमें उसको दिक्कत होगी तो लड़ाई हो जाएगी। वो अगर रोकेगा तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं रोकेगा तो ईरान पे दबाव पड़ा जाएगा। पर ये छोटी खबर ये भी थी, उसका वेरिफिकेशन आया नहीं है कि ईरान क्या कि ठीक है वो न्यूक्लियर अवधि के लिए ड्रॉ कर, ईरान पीस उसको चाहिए, डेस्परेशन खत्म हो रहा है। तो एक आई थी, लेकिन उसके बाद वही बात है, फिर कुछ नहीं। तो मैं वो क्या है कि एक बार मान जाएगा। एक बार वो कह रहा है कि आई ड्रॉप द न्यूक्लियर प्रोग्राम, हाँ? एक बार वो कह रहा है कि ड्रॉप करो पीस, न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्रॉप कर दें वो तो एक 1 साल के लिए। कह रहा है एक बार तो कर, एक बार सिर्फ नहीं, मतलब उसका चीटिंग करे तो उसका क्या हो, तो वो तो मटेरियल लेना चाहेंगे। यूएस पूरा ढूंढ लेगा तरीका की चीटिंग नहीं कर रहा है, वो पूरा एक्सट्रैक्ट कर नहीं करेगा और 20 साल का हो। कल जो है तो क्या डेवलपमेंट होता है, हम के पैसे आने बंद हो जाएंगे, क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस बहुत फैल जाएगी। तो पैसे आते ही वो तो नीयत तो उनकी खराब। इजराइल मानेगा नहीं जब तक पक्की गारंटी नहीं है। पर इजराइल की चलेगी। ऐसा क्या है? ACR तकनीक और स्मार्ट टीवी गोपनीयता पर बढ़ता प्रश्न। है तमिलनाडु क्यों है? हाँ? 45 इंडिया के 29 और इंग्लिश से 46 आगे हो गई। बंगाल में बंगाल में टीएमसी 110, बीजेपी 120, कांग्रेस 3। वो तो वही चल रहा है। हाँ, केरल बता देंगे, केरल एलडीएफ 52, यूडीएफ 80, 38 अच्छा यूडीएफ आ गया वापस। अन्य 4 है, वो तो अभी चल रहा है। और पुडुचेरी में एनडीए 22, कांग्रेस 6, पुडुचेरी में कुछ नहीं, असम में भी कुछ दम नहीं। असम में बीजेपी 68, कांग्रेस 12, अन्य 2। 82 126 में से 68 में मेजोरिटी तो हुई। तमिलनाडु को मैंने बताया बात उसके ये टीम किया ना खुद करो ये किताब शायद 52 टीवी के 52 और डीएम के 46 और 30 है ना, एआईए 30। तो दोनों मिलकर तो आराम से बढ़ेंगे। तो ये लीड्स है। टीवी के इंक्लूड कर रहा है। मोटा मोटा जो था हाँ, ये नहीं, इसमें तो तमिलनाडु में तो एग्जिट पोल सही नहीं हो रहा है। आसाम में ठीक है, पांडिचेरी में ठीक है, केरल में ठीक है, बंगाल में ठीक है, बंगाल में तमिलनाडु में फेल। क्यों ज्यादातर उसका एग्जिट पोल 6-8 सीटें दे रही थी, हाँ 10 सीटें। सारे हाँ सर एक था, एक तो 100+ दे रहा था। एक्सेस वाला पूरा क्वेश्चन, एक्सेस वाला वो तो उसको दे रहा था हाईएस्ट। मेरा ठीक हो गया।
ACR तकनीक और स्मार्ट टीवी। वो क्या ACR? ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन। अच्छा। भारत में स्मार्ट टीवी के तेजी से फैलाव ने एक नई और गंभीर चिंता को जन्म दिया है। क्या हमारा टीवी हमें देख रहा है? इस चिंता के केंद्र में है एक तकनीक जिसे ऑटोमेटिक कंटेंट रिकग्निशन ACR कहा जाता है। समस्या। ACR एक ऐसी प्रणाली है जो टीवी स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट को पहचान सकती है। यह केवल OTT एप्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एटसेट्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि HDMI के जरिए जुड़े लैपटॉप, सेट टॉप बॉक्स या गेमिंग कंसोल से चल रहे कंटेंट को भी ट्रैक कर सकती है। इस प्रक्रिया में टीवी स्क्रीन के पिक्सल पैटर्न या ऑडियो संकेतों का विश्लेषण कर कंटेंट का डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। इसके बाद यह जानकारी डेटा 30 के रूप में कंपनियों या तीसरे पक्ष को भेजी जा सकती है। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता की देखने की आदतें, रुचियां और व्यवहार लगातार रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, अक्सर उनकी स्पष्ट जानकारी या समझ के बिना। समस्या का कारण। इस समस्या की जड़ तकनीकी और व्यावसायिक दोनों है। पहला, ACR अक्सर टीवी में पहले से चालू डिफॉल्ट एनेबल्ड होता है और उपयोगकर्ता जटिल गोपनीयता शर्तों को बिना पढ़े स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, कंपनियां इस डेटा का उपयोग विज्ञापन और बाजार विश्लेषण के लिए करती हैं। दर्शकों की पसंद और व्यवहार का विस्तृत प्रोफाइल बनाकर उन्हें लक्षित विज्ञापन दिखाना एक बड़ा व्यापार मॉडल बन चुका है। तीसरा, पारदर्शिता की कमी है। अधिकतर कंपनियां स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती कि डेटा कितना एकत्र किया जा रहा है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। विश्व स्तर पर प्रभाव। यह मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका और यूरोप में भी ACR आधारित ट्रैकिंग को लेकर गंभीर चिंताएं उठ चुकी हैं। कुछ मामलों में कंपनियों पर बिना स्पष्ट सहमति के डेटा एकत्र करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है। वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव 3 मुख्य रूपों में देखा जा सकता है: गोपनीयता का ह्रास, उपयोगकर्ता का निजी जीवन, यहाँ तक कि व्यक्तिगत या संवेदनशील सामग्री भी ट्रैकिंग के दायरे में आ सकती है। 2. डिजिटल निगरानी का विस्तार। टीवी जैसे पारंपरिक उपकरण अब डेटा संग्रह के सक्रिय माध्यम बन गए हैं, जिससे निगरानी का दायरा बढ़ गया है। 3. नियामक दबाव में वृद्धि। विभिन्न देशों में डेटा सुरक्षा कानूनों को सख्त किया जा रहा है, जिससे कंपनियों पर पारदर्शिता और सहमति सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ रहा है। आप लोग ऑप्शन को बाईपास ऐसे ही करते करप्शन, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन। नहीं, इसमें नहीं, मोबाइल के ऊपर कौन सी चीज के ऊपर आप रुकते हो वैसी चीजें आपको देनी शुरू कर देगा। रोकोगे कहाँ इस चीज को? नहीं, ऑफ करना नहीं चाह रहे ना कोई, लोगों को तो अपनी रुचि की वो की अच्छा हो रहा है कि मेरे को। उनके पास और कुछ है नहीं, हम्म। वो जिंदा नहीं रह सकते। उनको पता है कि ये खराब है, उसके बिना चलेगा नहीं। एडिक्शन होता है, आपको ड्रग का पता है सबको खराबी करेगी। एडिक्शन है तो छोड़ो, ये तो एडिक्शन है। सारी चीजें एडिक्शन के रूप में ही तो हमें पकड़ती है। किसी के चाय का एडिक्शन है, किसी के सिगरेट का है, तो किसी के कुछ गुटखा खाने का है। नहीं, खरीदने वाली ये जो वेबसाइट है, ये तो आपको दिखाती रहती चीजें, आप मंगाते रहते हो, वापस करते रहते हो, ये अनएंडिंग है। लोग सारे दिन यही करते हैं, पैकेट रोज आ रहे हैं और रोज का काम है, ये बंद नहीं हो सकता है। ये तो अपने कंफ्यूजन पे जाएगा, डिवास्टेट आप करेगा।
और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है, शरीर पे आएगा। क्योंकि बॉडी कब तक सहन करेगी? आप बैठे बैठे देख लो, आंख फाड़ के देख लो सारे दिन सवेरे से लेकर रात तक, तो शादी का होगा क्या? पौधों में तकनीक का विस्तार। हाँ? पौधों में तकनीक का विस्तार। साइबोर्ग बॉटनी की उभरती दिशा। ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण निगरानी, कृषि प्रबंधन और उन्नत रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं को देखते हुए वैज्ञानिक पौधों और तकनीक के संयोजन पर काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों में इस दिशा में हुए प्रयासों को व्यापक रूप से साइबोर्ग बॉटनी कहा जा रहा है, जिसमें पौधों के साइबर, हाँ? साइबोर्ग CYBORG, जिसमें पौधों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक और नैनो स्तर के घटकों को जोड़कर उन्हें डेटा देने वाली जैव तकनीकी प्रणालियों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस तकनीक के केंद्र में पौधों की आंतरिक संरचना और उनके प्राकृतिक जैव विद्युत संकेतों को कृत्रिम प्रणालियों से जोड़ना है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे पॉलीमर का उपयोग किया है जो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। इन पॉलीमर अणुओं को पानी में मिलाकर पौधों को उसमें रखा जाता है। पौधे जब पानी को अपनी नलिकाओं जाइलम के माध्यम से ऊपर खींचते हैं तो ये अणु भी भीतर प्रवेश कर जाते हैं और आपस में जुड़कर एक पतली निरंतर रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से पौधे के भीतर एक विद्युत मार्ग बनता है, जिससे वह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूक्ष्म कणों को पौधों की कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराया जा रहा है। इन कणों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वे कोशिका की दीवार पार कर क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच सकें, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऐसे कण नैनो एंटीना की तरह कार्य करते हैं, जिससे पौधों की प्रकाश अवशोषण क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है। कुछ प्रयोगों में यह वृद्धि लगभग 30% तक पाई गई है। पौधों को सेंसर के रूप में विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सेंसर या नैनो कण पौधों के साथ पानी के माध्यम से भीतर प्रवेश करते हैं और मिट्टी या जल में मौजूद रासायनिक पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। कुछ प्रयोगों में विशेष रसायनों की उपस्थिति पर पौधों द्वारा अवरक्त प्रकाश के रूप में संकेत दर्ज किया गया है, जिसे बाहरी उपकरणों से पढ़ा गया। इन तकनीकों का उपयोग पौधों के प्राकृतिक जैव विद्युत संकेतों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने में भी किया जा रहा है। पौधे प्रकाश, स्पर्श या अन्य पर्यावरणीय बदलावों के प्रति जो सूक्ष्म संकेत उत्पन्न करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मापकर कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सकता है। कुछ प्रयोगों में इन संकेतों का उपयोग रोबोटिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया गया है, जिससे पौधे प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ने जैसी क्रियाओं को प्रभावित कर सके। पौधों की संरचना से प्रेरित होकर रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्लांटोइड जैसे रोबोट विकसित किए गए हैं। इन रोबोट की जड़ों में लगे सेंसर मिट्टी में पानी, पोषक तत्व और बाधाओं का पता लगाते हैं और उसी के अनुसार अपनी दिशा बदलते हैं। कुछ प्रणालियों में ये जड़ें 3D प्रिंटिंग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, जिससे वे नई सतहों में प्रवेश कर सकें। इन सभी प्रयासों की पृष्ठभूमि पिछले दशक में किए गए उन प्रारंभिक प्रयोगों में मिलती है, जिनमें पहली बार पौधों के भीतर पॉलीमर आधारित तार विकसित करने, नैनो कणों को कोशिकाओं में प्रवेश कराने और पौधों को रासायनिक संकेतों के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में कार्य किया गया था। वर्तमान में साइबोर्ग बॉटनी इन्हीं तकनीकों का अधिक संगठित और विस्तृत रूप प्रस्तुत करती है। इन प्रयोगों के संभावित उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। कृषि में यदि पौधों के भीतर ही सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र विकसित किए जाते हैं, तो वे मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों और पर्यावरणीय बदलावों की जानकारी सीधे उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे किसानों को त्वरित और सटीक निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। ऐसे रोबोट्स के संभावित उपयोग केवल कृषि या पर्यावरण तक सीमित नहीं है। शोध में यह संकेत भी दिया गया कि इसी सिद्धांत पर आधारित लचीले रोबोट चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी हो सकते हैं।
जो शरीर के भीतर संकरे रास्तों जैसे मुंह से होकर पेट तक पहुंचकर उपचार में सहायता कर सकें। इसी तरह प्लांट प्रेरित रोबोट और सेंसर सिस्टम भविष्य में अन्य ग्रहों में की सतह पर जानकारी एकत्र करने के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं, जहां वे कठिन परिस्थितियों में स्वयं दिशा तय कर सकें और डेटा भेज सकें। हालांकि ये सभी प्रयोग अभी नियंत्रित परिस्थितियों और प्रारंभिक चरणों में हैं और इनके व्यापक उपयोग के लिए आगे और अनुसंधान की आवश्यकता बनेगी। इसमें जो बात नहीं करी है, ये पौधे की जो फूड प्रोडक्शन की जो फल और फ्रूट आते हैं उसको स्टिमुलेट कर दें कंप्यूटर से, क्यों वो मैसेज चला जाएगा भाई अपने सब जो दवाइयां देते हैं वो देते हैं पौधों को इनडायरेक्ट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। आप डायरेक्ट स्टिमुलेट कीजिए, प्रोडक्शन जो है 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर तो दोगे, पर वो क्वालिटी तो आ ही नहीं सकती। केमिकल से प्रोड्यूस आप करते ही हो, ज्यादा आ गया वो उसमें वो है। तो ये सारा करने से आपका फूड जो है बिल्कुल अच्छा इरेजिस्टिबल है। आप 1 बीघा में 10 गुना करते हो और आप इसमें करते हो 1 गुना, कौन करेगा? कॉमर्शियल दवाई मिलेगी। देखो आप ये ऑर्गेनिक खेती भी कितनी मुश्किल बहुत ज्यादा खाद में करने के लिए आसपास, तो बोले इसमें मेहनत बहुत है, मेहनत तो करना ही नहीं। तो मतलब आपको कृषि के अंदर जो भी कोई कर भी रहे हैं उनके ऊपर ये गाज गिरेगी कि आपको स्टिमुलेटेड जो है प्रोडक्शन मिलेगा वही मिलेगा और कॉन्सिक्वेंस और वो पेट में भी जाएगा भी, फ्रूट में और सब चीजों में वो कंजम्पशन में तो जाएगा ही सीधे सीधे ही। इसका मनुष्य के शरीर पे तो पूरा ही प्रहार है और प्राण पे प्रहार ऑलरेडी चल ही रहा है। आपको प्राण के थ्रू टेक्ट कर लिया टीवी स्क्रीन का, तो आपके सेंसेशन है आंखों के थ्रू वाइटल का सारा आपने देखा और साउंड सुनी तो चार्जअप हो गए, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते। जब इस हद तक की है आपकी बुद्धि या आपका रीजन कोई काम नहीं करता, आपको बताइए इससे मैं बैठा रहूंगा मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, आंखें चली जाएगी, वो बस की बात है। गुटखा खाने वाले को पता नहीं है क्या, बस की बात है। ये सारी इनकी जो दिशा है, क्योंकि जिसके प्रभाव में ये कर रहे हैं कॉमर्शियलिज्म की, वो तो आसुरिक चीज है। मोटिव सारा वही है कॉमर्शियल, कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। जिस लेवल पे मनुष्य है उस लेवल पे उसको ज्यादा ही हो जाए, ज्यादा मिल जाए खाना, ये सब चीजों में है। और वो एंट्रैप होते हैं इनके प्रति, इसके बारे में कुछ करनी चाहिए। तो बुद्धि का प्रयोग खाली इसके लिए तो हो सकता है, सच्ची चीज के लिए कि आपको दिशा दे दे, वो नहीं हो सकता। मनुष्य बुद्धि का तो काम तो ऐसे काम हो नहीं सकते। अब तो ट्रिक्स करते हैं, ट्रिक्स ऐसे कर दो, ऐसे स्किल मतलब क्लेवर तो है वो भीतर, वाइस तो है। ये सब आविष्कार अच्छा बढ़िया, अपनी इनका परिचय ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आगे चलो। ये तो हो गया। हाँ, आक्रामक पौधे से हरित ईंधन। आक्रामक पौधे, आक्रामक पौधे 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 हाँ। इन्वेजिव है ये, वैसे आक्रामक नहीं। इन्वेजिव जो होते हैं ना पौधे से हरित ईंधन, हरित ईंधन जो कई ये इन्वेजिव प्लांट्स की हमने पहले पढ़ी थी, तो उनसे ग्रीन फ्यूल। हाँ, फ्यूल। कच्छ में ग्रीन मेथनॉल उत्पादन की पहल। समुद्री परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन के विकल्पों की तलाश के बीच कच्छ के बन्नी घास भूमि में फैले आक्रामक पौधे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की दिशा में पहल की गई है।
यह पौधा जो मैक्सिकन मूल का है, स्थानीय रूप से गंडो बावल, उत्तर भारत में विलायती कीकर और तमिलनाडु में सीमाई करुवेलम, कुछ क्षेत्रों में वेलिकत्तम के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को 20वीं सदी में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों से लगाया गया था। ब्रिटिश काल में इसे दिल्ली क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए लगाया गया, जबकि गुजरात में इसे रण ऑफ कच्छ में बढ़ते खारे रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया था। समय के साथ ये तेजी से फैलता गया और कच्छ के विस्तृत क्षेत्रों में स्थानीय घासों और वनस्पतियों को प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसी पौधे को देश के पहले ग्रीन मेथनॉल संयंत्र में उपयोग के लिए चुना गया है। यह संयंत्र दीनदयाल पोर्ट कांडला पर स्थापित किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन लगभग 5 टन मेथनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में बायोमास आधारित गैसिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें पौधे के पदार्थ को उच्च ताप पर नियंत्रित परिस्थितियों में तोड़कर सिनगैस में बदला जाता है और फिर इसे मेथनॉल में परिवर्तित किया जाता है। परंपरागत रूप से मेथनॉल का उत्पादन कोयला या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से किया जाता है, जबकि इस प्रक्रिया में बायोमास का उपयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी दर्ज की जा सकती है। उपलब्ध आकलनों के अनुसार इस प्रकार के हरित मेथनॉल के उपयोग से जहाजों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में बड़ी कमी संभव है। साथ ही अन्य प्रदूषकों में भी कमी आती है। इस परियोजना में थर्मैक्स द्वारा संयंत्र निर्माण और अंकुर साइंटिफिक द्वारा गैसिफिकेशन तकनीक प्रदान की जा रही है। संयंत्र को अन्य कृषि अवशेषों जैसे गन्ने के अवशेष, बेगास और कपास के डंठल पर भी संचालित करने के लिए अनुकूलित किया जा रहा है। इस प्रकार एक ऐसा पौधा जो लंबे समय से जैव विविधता के लिए चुनौती बना हुआ था, अब ऊर्जा उत्पादन के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। एथनॉल ब्लेंडिंग और जल संकट, बढ़ते दबाव के संकेत। वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारत एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। एथनॉल को पेट्रोल में मिलाकर उपयोग किया जाता है, जिससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। एथनॉल मुख्यतः मक्का, गन्ना और चावल जैसी फसलों से प्राप्त होता है, जो स्वभाव से ही अधिक पानी की मांग करती है। उपलब्ध आंकड़े इस दबाव को स्पष्ट करते हैं। 1 किलोग्राम चावल उगाने के लिए लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है, जबकि 2.5 से 3 किलोग्राम चावल से लगभग 1 लीटर एथनॉल बनता है। इस प्रकार चावल आधारित एथनॉल के लिए प्रति लीटर पानी की खपत 10,000 लीटर से अधिक बैठती है। तुलना में मक्का से 1 लीटर एथनॉल बनाने में लगभग 4,670 लीटर और गन्ने से लगभग 3,630 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। परिवर्तन अनुपात भी स्थिति को और स्पष्ट करता है। 1 टन चावल से लगभग 470 लीटर एथनॉल ही प्राप्त होता है, जिससे चावल इस प्रक्रिया के लिए अत्यधिक जल गहन स्रोत बन जाता है। एथनॉल उत्पादन में चावल का उपयोग हाल के वर्षों में बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया गया था, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 90 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में टूटे चावल का हिस्सा 25% से घटाकर 10% करने की योजना बनाई गई है। जी सार्वजनिक मतलब ये राशन में जो देते हैं, टूटे चावल का हिस्सा 25% से घटाकर 10% कम करने की, मतलब उसमें 25% टूटा जो हिस्सा है वो भी जाता था राशनिंग में, अब वो कम करके खाली 10% ही राशनिंग में जाएगा, बाकी इसमें जाएगा बचा हुआ, ताकि बचा हुआ अनाज डिस्टिलरीज तक पहुंचाया जा सके। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जल भी एक चिंता का विषय है। यदि इसका उपचार पर्याप्त रूप से न किया जाए तो यह सतही और भूजल दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह विस्तार उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां जल संसाधनों पर पहले से दबाव है। भारत की कुल एथनॉल उत्पादन क्षमता 1822 करोड़ लीटर है, जिसका बड़ा हिस्सा जल संकट वाले राज्यों में केंद्रित है।
महाराष्ट्र में लगभग 396 करोड़ लीटर क्षमता वाले संयंत्र मौजूद हैं, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी संयंत्र उन्हीं भूजल स्रोतों पर निर्भर हैं जिनके तेजी से घटने की चेतावनी दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में जल उपयोग पर दोहरा दबाव बनता है। एक ओर जल गहन फसलों की खेती, दूसरी ओर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों द्वारा भूजल का उपयोग। भारत में एथनॉल उत्पादन अभी भी मुख्यतः गन्ने पर आधारित है, जो स्वयं उच्च जल खपत वाली फसल है। इस पूरी स्थिति के बीच नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ने चेतावनी दी है कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई सहित 21 बड़े शहरों में भूजल समाप्त होने की आशंका है। एथनॉल उत्पादन को स्वच्छ ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जल संसाधनों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में संतुलन का प्रश्न सामने बना हुआ है। एक से एक ज्यादा खराब। झीलों का घटता अस्तित्व, डेटा से उभरती तस्वीर। है। झीलों का घटता अस्तित्व। पृथ्वी पर झीलें एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो जल सुरक्षा, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वैश्विक स्तर पर लगभग 11.7 करोड़ झीलें पृथ्वी की सतह के करीब 4% हिस्से को कवर करती हैं और दुनिया के सतही मीठे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ऐसे में इनका तेजी से घटता अस्तित्व गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। यह प्रवृत्ति भारत में भी स्पष्ट दिखाई देती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में 1967 में दर्ज 697 झीलों में से 518 झीलें या तो सिकुड़ चुकी हैं या क्षरण का शिकार हुई हैं, जिनमें से 315 पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। यह प्रवृत्ति केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी झीलों के क्षरण और लुप्त होने के ऐसे ही पैटर्न देखे जा रहे हैं। झीलों के क्षरण के पीछे कई कारण एक साथ कार्य कर रहे हैं। प्रमुख कारणों में प्रदूषण शामिल है, जहां शहरी क्षेत्रों में कचरा और सीवेज सीधे झीलों में डाला जाता है। इससे जल में पोषक तत्वों की अधिकता, यूट्रोफिकेशन, बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप शैवाल, एल्गे की अत्यधिक वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवन प्रभावित होता है। बेंगलुरु की बेलांदूर झील इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा शहरीकरण और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण झीलों पर अतिक्रमण बढ़ा है। बढ़ती भूमि कीमतों के कारण झीलों और आर्द्र भूमियों को निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसी तरह झीलों के तल से रेत और बजरी का अवैध खनन भी अधिक अपने तालाब बोलते हो झील संरचना को नुकसान पहुंचाता है। अनियंत्रित पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे मूर्ति विसर्जन भी जल गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। भारत में जल निकायों का प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों के अधीन है, क्योंकि जल संविधान के अनुसार राज्य विषय है। हालांकि झीलों के संरक्षण के लिए कोई एकीकृत राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है। वर्तमान में वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 और राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण कार्यक्रम NPCA जैसे ढांचे मौजूद हैं, लेकिन इनका दायरा सीमित है और इनके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां सामने आती हैं। उपलब्ध आंकड़े और स्थितियां ये स्पष्ट करती हैं कि झीलों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक जीवन से जुड़ा एक व्यापक प्रश्न बन चुका है। राजस्थान में कितने रोड वगैरह खत्म हो गए, पानी का आवक खत्म, तालाब या आपने जो समझ तालाब पर जो है की कंडीशन है, समझ तालाब पानी है, हमारे पास 2 मिनट में पानी है। बस खत्म हो पहले की तो बड़ो तालाब है, जिस मंदिर को जोड़ो बहुत अच्छे अपन को पहले तो बहुत बड़ो भरे रहते हो पानी है ये है। अच्छा हाँ हाँ
और डीएम के 50 बन गई अच्छा और अन्ना डीएम के सर हाँ अन्ना डीएम अच्छा अच्छा ठीक है हाँ हाँ तो डीएम का तो हाँ टीवी के 87, एआईएडीएम के 64, डीएम के 15। बहुत अच्छा इसमें नहीं है That's right. बंगाल में बंगाल के मैंने तो इधर भी इनको उतारे डीएम से तो की हाँ तो जो मेजोरिटी मार्क्स पर आगा 10 सीट आता है तो मेजोरिटी अभी 245 का ही पर मैंने इसको उतारे ये मेरी तो आराम से की लेकिन तमिलनाडु को मैं कम हो गई मैं अपन पर छोड़ी तो रिपोर्ट आई नहीं थी बोले मामा जी इतनी बात करो चाहे तमिल लोग हैं सारे जो सौरमिल में उन्होंने रिपोर्ट किया उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको बनाए क्या क्यों तमिल लोग मीडिया को इनको तो ज्यादा पता चलता नहीं तमिल लोग जो थे उन्होंने डिसाइड कर दिया बोले इसको बनाएंगे इसको बनाएंगे यही टीवी के वाला और किसको बनाएंगे